बताना चाहता हूँ कि मैं आज से नई करंट अफेयर्स जो चल रहा है वो चलेगा, लेकिन सेट पेपर क्या है, मैं आप लोगों के सामने सेट भी लेके आऊँगा। क्या लाऊँगा? सेट पेपर नंबर 1 चल रहा है हमारा। इसमें टोटल जीएस का होगा। टोटल जीएस का जो होगा वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल, जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे और लेखपाल वगैरह, एसआई वगैरह, यूपी टेट, सुपर टेट, और इसके साथ साथ मैं और जोड़ देता हूँ आईएएस, जितने भी इसके एग्ज़ाम्स होंगे एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। अगर यहाँ आपने इन मेरी पीडीएफ को पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन छूट के भी नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने अभी तक अपने बच्चों को जितना भी पढ़ाया है बहुत ईमानदारी से पढ़ाया उनको, और आज मेरे बच्चे अच्छे जगह पुलिस हो गया और टीचर्स में हो गए, बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम निकले हुए, बहुत सारे पोस्टर थे। इसलिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पढ़िए और अच्छे से इसका क्या करिए, पालन करिए। तो आइए देर नहीं करते हैं, देखते हैं अच्छे क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं बागौर क्या है, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बागौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये बागौर हो जाएगा। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा, और आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, मैं धीरे से पढ़ाऊँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बागौर। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे औजार थे, इसलिए इस काल को, किस काल को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इसमें आता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो 2 जगह मिले हैं। कहाँ मिले हैं? एक मिला है आपका एमपी में आदमगढ़ हो गया, कहाँ, एमपी में आदमगढ़ हो गया, और दूसरे की बात करें जो मिला है आपका राजस्थान में बागौर। तो ये बागौर कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो, एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, मैं आप लोगों को पूरा 100% बताने का प्रॉमिस करूंगा, और ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी तो आप देखेंगे। ठीक है, ये है आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका खारवेल, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन, और डी ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी खारवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारवेल। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा जो खारवेल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कलिंग शासक, यानी कलिंग के जो शासक थे खारवेल जो है वहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला है वहाँ से खारवेल। अब देखेंगे कि यहाँ से कितने किलोमीटर, उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की, 4 से 5 मील की दूरी पर ये पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको इतना इसके बारे में स्टफ फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं कह सकते हैं सुरक्षा के लिए मराठे के जो राजस्व होते थे किस नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग क्या जानते थे? इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी चौथ के नाम से जानते थे। ठीक है, ये जो है 1/4 जो है आपका पूरा राजस्व का वसूला जाता था, और एक तरह से ये जो आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ये प्रथा है, और ये किसके शासनकाल में हुई थी ये भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। शिवाजी के शासनकाल में इसको लागू किया गया था, और ये उस समय अच्छे से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये अगला क्वेश्चन आया, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना भी कहें, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, आज आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, और आपके ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आएंगे आपके पेपर में। तो इसमें देखना है, ऑप्शन देख लेने, ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, और सी ऑप्शन है आपका वारिंद्र कुमार घोष, और डी ऑप्शन है पुलिस बिहारी
पुलिन बिहारी सॉरी। तो इसका होता है विनायक दामोदर दास। क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर दास नहीं, सावरकर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहले इस संस्था का नाम देख लेते हैं, क्या था, क्या था इस संस्था का जो पहला नाम क्या था, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके किस नाम से जाने थे? मित्र मेला नामक संस्था थी। क्या थी? मित्र मेला। क्या थी बेटा? मित्र मेला। इस संस्था का नाम था मित्र मेला। ये बनी थी, कब बनी थी? 1894 में बनी थी। फिर इसी को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभिनव भारत रख दिया। कब रखा गया है? 1904 में। कब ये? 1904 में इसका नाम रख दिया गया। तो आपको इतना फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी आप पढ़िए ईमानदारी से, मन से, लगन से पढ़िए, फिर देखिए लाइफ में कितना मज़ा आता है। और ज़्यादा समय तक आप पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने अगर एक बार पढ़ लिया, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से एक भविष्य के निर्माता हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए, मैं आपको जियोग्राफी में जो चैप्टर मैंने पढ़ाया भारत की स्थिति एवं विस्तार है, तो उसमें मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। क्यों डी हो जाएगा? देखिए, मैं अगले इसमें चलता हूँ, आपको मैप से बता देता हूँ। ये आपका मैप रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो है आपका सबसे बड़ा ये क्षेत्र जो है, कौन सा? ये क्षेत्र है आपका गुजरात है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात। ठीक है, दूसरे पर आता है आपका एपी, आंध्र प्रदेश आता है, और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु आता है। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट ये आपका हो गया गुजरात इतना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया यहाँ से आपका गुजरात हो गया। कौन सा पार्ट? ये जो आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक गुजरात हो गया। ठीक है, और ये आपका तमिलनाडु हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। तो पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, और तीसरा आपका इसका। इस तरह से आप सीक्वेंस से भी इसको याद रख सकते हैं। और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की ही बात करें, किस क्वेश्चन की? अगर इसे हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अलग अलग टाइप से इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं। ठीक है, गुजरात की अगर बात करें, गुजरात की 1214 किलोमीटर। कितना है बेटा? 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, तमिलनाडु को 960 किलोमीटर, और केरला की 569 यानी 569 किलोमीटर है। तो इसके बाद चौथा पे आता है केरला। केरला आप तुमने देखा होगा, यहाँ बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ है? केरला जो है आपका ये बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ठीक है, पूछ रहा है कि भारत की कौन से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो इसके बारे में हम देखिए, ये जो है आप इसकी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये आपका तापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापी नदी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए तापी मध्य प्रदेश के मुल्तान नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सी श्रेणी से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। राइट, अब सतपुड़ा श्रेणी से तो निकलती है, लेकिन और तो आगे इसके अंतर्गत कुछ होगा। ठीक है, निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवेश होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, भ्रंश मतलब होता है ऊंचा नीचा खड़ा, और वहाँ गड्ढे से बन जाते हैं, वही आपका भ्रंश होता है। जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी की बात करें, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक पहाड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः स्पष्ट है कि ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, अर्थात सतपुड़ा के पहाड़ी से निकलती है, जो कि आपका दाएं तरफ एमपी के करीब वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान देना है कि मृदा से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है,
तो छोटी छोटी जो त्रुटियाँ होती हैं उसको भी ध्यान देना है, और बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी गलत होने के चांस ना दिखें, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि मृदा से संबंधित, आपका इसको पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इडैफिक बोलते हैं, ठीक है। इडैफिक जो होता है मृदा से संबंधित है, इडैफिक मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। क्लाइमेटिक मौसम में जलवायु यानी क्लाइमेट से संबंधित, जलवायु से संबंधित है। बायोमेट्रिक में होता है, बायोमेट्रिक यानी जैविक घटक में परिस्थिति तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु के बारे में बताया गया है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है, इसके अंतर्गत देखते हैं टोपोग्राफी ग्रह विज्ञान की शाखा, किसके अंतर्गत है, ग्रह विज्ञान की, जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपको मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है, पंपास घास का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना आएगा, क्या आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में, अब देखो कहाँ आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो दक्षिणी अमेरिका, क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में आता है, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा दक्षिणी अमेरिका इतना आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में ये आता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कैसा है, शीतोष्ण, कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है, क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। आप बिल्कुल भी टू द पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, और डिटेल से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहता था दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की महत्वपूर्ण विशेषता, और यही एक विशेषता है, क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इस घास का नाम क्या है, पंपास नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार, क्या कह रहा है, पक्षी के पंजे के आकार की जो है आकृति वाला डेल्टा बनता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एक्सेप्शनल के रूप में पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर लेंगे हम मिसिसिपी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी मिसिसिपी हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, और आगे फ्यूचर में कुछ करना भी तो है। चलिए इसमें से जो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है, जो बहा करके लेके आती है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदियाँ कहाँ की हैं, मिसिसिपी अमेरिका की मान के चलिए, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई जो है 3730, कितनी बेटा, 3730 आपको याद रखना पड़ेगा, कितनी है, 3730 आपको याद रखना पड़ेगा, यानी 3730 आपको बिल्कुल करेक्ट याद रखना। कभी कभी क्या होता है लंबाई पूछ लेता है, ठीक है। यह नदी इतास्का नामक झील से निकलती है, किससे निकलती है, इतास्का नाम से निकलती है, और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा आर्थिक दृष्टि सबसे ऊपर है, ठीक है, और ऊपर है, और इसमें कह रहा है दृष्टि सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे, यानी 6 रेशियो सबसे कम है उसमें, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड, क्या कह रहा है, रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा ऐसा है जो कि इसमें बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी से इनोवेशन से देखा जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है, ऊपर है, बट अगर सेक्स रेशियो में माना जाए तो सबसे नीचे आता है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए जो विकल्प आपके दिए इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा और कर रहे थे। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात 879 यानी कह सकते हैं प्रति 1000 पुरुष पर महिला
1000 पुरुष पर हैं, ठीक है, इतने। ये भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, जबकि हरियाणा राज्य आर्थिक दृष्टि से, हरियाणा राज्य जो आर्थिक दृष्टि से क्या है, वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अगर आप बात करें कि अलग अलग लिंगानुपात हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदीय सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम किस देश में प्रदान की गई थी, यानी शुरू की गई थी? ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में टू द पॉइंट देखने को मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए देख लेते हैं इसके। सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या कह सकते हैं सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम संसदीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जननी माना जाता है, ब्रिटेन को, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो आपके ब्रिटेन में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत की संविधान सभा की अंतिम जो है बैठक की सही तिथि बताना है। भारतीय संविधान में जो अंतिम बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा इसके बारे में। चलिए, इसमें कह रहा है भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 प्रस्तावों के अंतर्गत ये निकल करके आया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के स्थायी, यानी संविधान सभा के स्थायी जो दिया हुआ है, क्या कह सकते हैं इसको, कि जो अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध भी चुने गए थे ये, ठीक है। और इसके बाद संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में समय जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन व्यतीत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अपनाई गई थी और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको इतना याद रखना। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है? 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएंगे और आप बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के पढ़ाई करिए और अपना ध्यान पूरा एकाग्र करिए। बिना अनुमति कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी व्यक्ति को आयोग घोषित किया जा सकता है? यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 60 दिन। क्या हो जाएगा? इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, जितने भी बैठकें लगती हैं, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों में आर्थिक अवधि को यानी कह सकते हैं कि अवधि को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जितने भी ग्रामीण इलाका, छोटे छोटे कस्बे इलाके होते हैं, तो उसमें कौन सा लगता है? स्थानीय मेला कर ही यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चन मिले हम उसको नोट करते चलें, ठीक है, ताकि नोट्स भी हमारा उसमें काम आए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया जाता है? UNDP किसके द्वारा विकसित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा व
जीवन के स्तर के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसकी इस तरह की चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह से भी आप नहीं ढूंढ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, अब योजना आयोग या अब नीति आयोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन नॉर्मल होता है, लेकिन क्या होता है उसको पूछने का कुछ तरीका अलग होता है। तो हमें हर चीज़ से निपटना है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो गरीबी रेखा जो आकलन करता है वो योजना आयोग करती है। कौन सी करती है? योजना आयोग के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा सही हो जाएगा। नीति आयोग यानी द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नीति आयोग के त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयोगों में गरीबी के निरावरण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम्स रॉन्टजन ने किया था? किसने किया था? बेल यानी कह सकते हैं कि विल्हेम रॉन्टजन द्वारा किया गया। तो ये किसका किया गया था? एक्सरे का आविष्कार। किसका? एक्सरे का आविष्कार जो किया गया था, उतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब इसमें स्टफ फैक्ट कहाँ से याद करें, नहीं याद होगा। ठीक है, इसको आप कई बार पढ़िए, रिवाइज करिए और बार बार वीडियो देखिए, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन में जो है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अर्धचालक यानी एल्युमिनियम हो ही नहीं सकती है, चांदी ये भी नहीं हो सकती है, शीशा ये भी नहीं हो सकती है, उसका सिल्वर जो होता है अलग होता है। ठीक है, तो अर्धचालक की श्रेणी में जो आता है उसको आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और सेलेनिया आदि को जो है क्या करेंगे, हम अर्धचालक के उदाहरण के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो हमने बताया कि ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि किस डेसिबल पर, यानी 20 डेसिबल पर जो है प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसराहट वाली बात मैंने बता दिया, ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो सरसराहट वाली बात होती है वो आपकी 20 होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? क्या है इसमें? हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, आपको ये भी याद रखना चाहिए। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये इसमें क्या होता है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के तापमान में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के तापमान में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100% हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं और हमारे दिमाग से निकल जा चुके होते हैं। ठीक है, तो इस पर हमें गौर करना पड़ेगा, आखिर ये जो क्वेश्चन है गलत कैसे हुआ है। ठीक है, इस तरह से चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन का हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसकी संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस उमंग, ठीक है, तो इसका 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से इसको द्वारा जो निर्णय लिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी वैश्विक ताप में वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पे, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो अगर हम बात करें विटामिन सी की बात करें, संतरा हो गया, सेब हो गया, गाजर हो गया, आंवला, तो आप जानते हैं सबसे जो खट्टा पदार्थ होता है वो क्या होता है? आंवला ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होते? निम्नलिखित में से
कौन कीटों से ही निम्नलिखित में से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है, कीटों से नहीं प्राप्त होता है। क्या है? कीटों से नहीं प्राप्त होता है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ये क्वेश्चन देखना है, ट्रायल करना है, एक बार नहीं यार, 2 बार नहीं यार। कमेंट बॉक्स में अगर आप करें तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है, कीटों से प्राप्त नहीं होता है कौन? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं तो वहाँ पर न्यू पैरामाउंट अड्डा जो सर्च करके करिए, आप लोगों का वहाँ पर 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका मोती से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोती से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा। सूर्य के प्रकाश से पारा बैगनी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बेटा? तो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हुंगुल या कश्मीरी टैगनी में किससे संबंधित है? तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हुगुल या कश्मीरी टैग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता कब आई जाती है? पहले उसी में शामिल किया जाता है। तो जैव विविधता जो होते हैं 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इसके बारे में भी अच्छे से समझ लीजिए। जैव विविधता की तात्पर्य है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? वाल्टर जी रोमन द्वारा 1985 में किया था। जैव विविधता के ठीक है, तो आप लोगों को इतना इसके बारे में चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमने आज जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हम आज क्वेश्चन देख लिए हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग ये अगर सेशन मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं कहता हूं, तो सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, हेल्प करिए। और देखिए आप जो है मेरे एक तरह से क्या है फैमिली के रूप में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद लगती है कि जो भी मुझसे जुड़ा है वो अच्छे से रहे और अच्छे से सब कुछ करे। ठीक है, तो इसी के साथ इसको यहीं पर अब समाप्त करने की मैं अनुमति चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा आएगा वो तुरंत ही आने वाला होगा, कोई ना कोई। ठीक है, अभी मैथ पे कम समय में चल रही है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।